मेरा नाम सचिन है और अभी जो सिविल सर्विसेज के रिज़ल्ट आए हैं उसमें मेरा 3rd रैंक आया है और मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। तो अभी हम 10 मिनट के लिए एंथ्रोपोलॉजी पे बात करेंगे कि आप कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और मैंने कैसे किया था और आपको क्या सही, आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइएगा, आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे काम कीजिएगा, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल एंथ्रोपोलॉजी बहुत अच्छा ऑप्शनल है। तो पहले पेपर वन के 2 पार्ट हैं, सोशल पार्ट और बायोलॉजी वाला पार्ट। तो जब हम सोशल पार्ट पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर पहले तो इंस्टीट्यूशंस आएंगे, फैमिली, मैरिज, किनशिप और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो एक जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जितने भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैरिज में टाइप्स ऑफ मैरिज है, फॉर्म्स ऑफ मैरिज है, स्टेबिलिटी ऑफ मैरिज है, तो उस डेफिनेशन ऑफ मैरिज है, तो उसको कवर कर लीजिएगा। उसके ऊपर आप हर जो एक शॉर्ट नोट है, एक टॉपिक के ऊपर प्रिपेयर कर लीजिएगा और उसको क्रैम करना है। मे भी आपको लगे कि रटना पड़ेगा, बट हाँ, रटना पड़ेगा। एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके उसके अंदर क्रैमिंग इम्पॉर्टेंट है। और स्पेशली आपको डेफिनेशंस, सोशल पार्ट के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस हैं, चाहे वो मैरिज की है, चाहे वो फैमिली की है, किनशिप की है, रिलीजन की है, इकोनॉमिक्स की है, फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको आपकी डेफिनेशन रटना है, लिटरली रटना है। और आपको वो पेपर में जाके सेम टू सेम लिखना है, क्योंकि आप वहाँ पे कोट करेंगे कि मेलिनोस्की ने ये बोला है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, या फिर मैरिज का डेफिनेशन क्या दिया है, कैथलीन गफ ने क्या दिया है, वेस्टर्न मार्क ने क्या दिया है, वो रटना है। ये डराना नहीं है, बट आई शुड टेल यू कि मैंने क्या किया था। और ये करना ईजी है, मुश्किल नहीं है। जितने भी टॉपिक्स हैं उसके ऊपर आपके पास एक शॉर्ट नोट होना चाहिए, केस स्टडीज़ होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स होने चाहिए। लेट्स से कि फॉर्म्स ऑफ मैरिज की बात करते हैं हम लोग, या फिर टाइप्स ऑफ मैरिज की बात करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए प्रेफरेंशियल मैरिज होती हैं, प्रिस्क्रिप्टिव हैं, प्रोस्क्रिप्टिव है, इंसेस्ट टैबू है। तो उसके ऊपर आपको डेफिनेशंस याद होने चाहिए, उसके रीजंस याद होने चाहिए, और एक कंसाइज नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ऑप्शनल जीएस के भी नहीं भी बनाएंगे चलेगा, ऑप्शनल के आपको बनाने हैं और ज़रूर बनाने हैं। और जहाँ तक बायो वाला पार्ट है, जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है, जो 1.8 तक वाला पार्ट है, उसके अंदर आप कोशिश कीजिएगा कि उसको इवोल्यूशनल पैटर्न को प्रिपेयर करने की, रेदर देन एक डेफिनेशन को रट लेना, या फिर एक जस्ट फ्लो को रट के जाने से अच्छा वहाँ पे थोड़े से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कीजिएगा। क्योंकि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं या फिर नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से, उनको ये बहुत प्रॉब्लम आती है, मुझे भी आई थी, आई एम ऑल्सो इंजीनियर। तो वहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि वो इवोल्यूशनल पैटर्न क्या है। और थ्योरीज को तो रटेंगे ही आप, डार्विन, लेमार्क की, बट उसको समझ लीजिएगा, उसको इम्प्लीमेंटेशन देखिएगा। और आज की डेट में भी जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है, उसके एग्जांपल्स लेके आइएगा, जो कि आज की डेट न्यूज़पेपर्स में मिल जाते हैं आपको कहीं ना कहीं पर। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बायोलॉजी के अंदर डायग्राम्स बनाने हैं। जितने भी डायग्राम बना सकते हैं उतने डायग्राम बनाइएगा और प्रैक्टिस कीजिए। और स्कल का डायग्राम, बोन्स का डायग्राम आपको बनाना है वो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर पूरे पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोशल वाले पार्ट में आप एक फ्लो चार्ट्स बनाइए, आप उसको एक पिक्टोरिक वे में रिप्रेजेंट कीजिए चीज़ों को, और इधर आप ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स बनाकर, जो बोन्स के डायग्राम हैं या फिर पेडिग्री है, उसको आप डायग्राम्स में रिप्रेजेंट कीजिए, ताकि एग्जामिनर को भी ईजी हो चेक करना, और आपके पास स्पेस भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, और जल्दी क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे। और पेपर 2 की जहाँ पे हम लोग बात आते हैं, पेपर 2 में भी जो पहले प्री हिस्टोरिक वाला पार्ट आता है, तो उसके ना टूल्स के डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टूल्स के डायग्राम आपको, हर टूल के डायग्राम आने चाहिए आपको, कि मेसोलिथिक में माइक्रोलिथ्स के तो उसके डायग्राम, लोअर पैलोलिथिक में एबेविलियन, एशुलियन, सबके डायग्राम्स आपको बहुत अच्छे से बनाने हैं। और जब आप मिडल वाले पार्ट में आते हैं, जो सोशल पार्ट है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, उस प्रॉब्लम्स को जब आप डिस्कस कर रहे हैं, या फिर आप इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं, कास्ट की, तो उसके अंदर आप प्रेजेंट डायनामिक्स को भी डालिएगा। आप प्रिपेयर कीजिएगा कि क्यों डोमिनेंट कास्ट आज की डेट में रिजर्वेशन मांग रही है, क्या रीज़न क्या है इसके पीछे, क्यों करना है, क्यों चाहिए। डोमिनेंट कास्ट का मतलब ही होता है कि दे आर द टॉप ऑफ द हायरार्की, बट दे आर क्लेमिंग दे आर बैकवर्ड। कहीं ना कहीं तो रीज़न होगा, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। वो ऐसे ही आपको बेटर ह्यूमन बीइंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बट इस पेपर के रिगार्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है। टीचर शायद अप्रिशिएट कर पाएगा, एग्जामिनर अप्रिशिएट करेगा कि आप इस चीज़ को
इस सब्जेक्ट को समझा है, सिर्फ रटा नहीं है, सिर्फ पेपर क्लियर करने के लिए नहीं लिया है ये, आप इस सब्जेक्ट को जानते हैं अच्छे से इन एंड आउट। फिर ट्राइबल आता है, ट्राइबल के लिए मैं बोलूँगा कि आप एटलीस्ट एक बुक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नदीम हसनैन की एक बुक है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, या फिर खाखा कमेटी है उसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू हो जाइएगा। इसलिए नहीं कि आपको पेपर में लिखना है, इसलिए कि शायद आप उनकी प्रॉब्लम्स को अप्रिशिएट कीजिएगा, वो एक रियलिटी है। और एक राज्यसभा टीवी है, वहाँ पर आप उनकी एक सीरीज़ है मैं भी भारत करके, तो वो एक 45 और 50 डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं ट्राइबल्स के ऊपर, इंडियन ट्राइबल्स के ऊपर, हिंदी के अंदर। उसको ज़रूर देखिएगा, वो एक मस्ट वॉच है। जब आप उसको देखेंगे तो आप एक्चुअली में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको समझ पाएंगे। जब आप लिखेंगे तो वो एक इमोशनल पार्ट भी आएगा और आपको एक बेटर केस स्टडीज़ मिलेंगी, बेटर फैक्ट्स मिलेंगे, और विजुअल मेमोरी जो होती है वो शायद ज़्यादा कारगर होती है बाकी चीज़ों से लेकर। और जित प्रीवियस के 10 साल के क्वेश्चन जो हैं एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 1 और 2 के, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा एक जगह बैठकर, उसको 3 से 4 बार रिवाइज करके जाइएगा पेपर से जाने से पहले। और तकरीबन 150-200 क्वेश्चन बनते हैं एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, जो मेजर थीम्स हैं। उसके ऊपर आपके पास नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज़, और उसको रटना है, क्रैम होने चाहिए, और कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स को इंक्लूड करना है। यही ओवरऑल स्ट्रेटजी थी। नमस्ते, मेरा नाम आशिमा मित्तल है और आप देख रहे हैं डेली नॉलेज ट्रैक। और आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी। मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तो मेरे एंथ्रोपोलॉजी में मार्क्स आए थे 215, और ऑप्शनल की वजह से ही आई डिड नॉट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट एंड आई मिस्ड इट बाय 10 मार्क्स बिकॉज 215 इज़ अ वेरी लो स्कोर। बट द नेक्स्ट ईयर आई गॉट 322 इन माई ऑप्शनल, जो उस टाइम पे सेकेंड या थर्ड हाईएस्ट मार्क्स थे, और ऑप्शनल की वजह से ही आई गॉट इन टू द लिस्ट। सो ऐसा क्या डिफरेंस आया कि जो मेरे मार्क्स में 100 प्लस मार्क्स से भी ज़्यादा का इम्प्रूवमेंट हुआ। फर्स्ट पॉइंट जो इसमें मैं बताना चाहती हूँ वो है कंटेंट। फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे बहुत टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं ऑप्शनल पढ़ पाऊँ, तो मैंने बहुत लिमिटेड अपनी कंटेंट को रखा था, तो मेरी जो नॉलेज बेस था वो कम था। तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में आई मेड श्योर दैट आई रेड अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माई ऑप्शनल। अब हर ऑप्शनल में ये बात आई एम श्योर कॉमन होगी कि आप 10 सोर्सेज से अपनी चीज़ें पढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी एक बुक ऐसी नहीं है जो हर ऑप्शनल को कवर कर पाए। तो इफ़ आई एम रीडिंग वन पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम 5 बुक्स, फाइनली एट द एंड ऑफ द डे हाउ डू आई रिवाइज। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर ऑप्शनल में होल्ड करती है वो है कंपाइलेशन ऑफ योर नोट्स। अगर आपने एक टॉपिक को 5 जगह से पढ़ा है तो आप पढ़ने के बाद अपने खुद के नोट्स बनाइए, अपनी खुद की नोटबुक बनाइए, पेपर वाइज, पेपर 1 की नोटबुक, पेपर 2 की नोटबुक, और टॉपिक बाय टॉपिक उसको बनाते जाइए। जैसे पेपर 1 का टॉपिक 5.1 मैं उस कॉपी में लिख के अलग अलग जगह से मैंने जो पढ़ा है उसको कंपाइल करके एक जगह बना लूँगी, सारे डायग्राम, सारे डेटा सेट्स को एक जगह पे लिख लूँगी। इससे रिवीजन बहुत अच्छी तरह हो जाता है। आप रिवीजन का नंबर बढ़ा सकते हैं। 1 टाइम एफर्ट लगेगा, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन में आपके पास टाइम है तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। आपके मार्क्स देखिए आप बहुत काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर जाएंगे, और ये हर ऑप्शनल के लिए होल्ड करता है और जीएस के लिए भी होल्ड करता है, पर ऑप्शनल के लिए तो इट्स डेफिनेटली ट्रू। सेकेंडली जो मैंने चीज़ की जो मेरे मार्क्स में ऐड की होगी वो है केस स्टडीज़ और एग्जाम्पल्स। मैंने अलग अलग बुक से बहुत सारी केस स्टडीज़ और एग्जाम्पल्स कंपाइल करके एक जगह पर लिख लिए और अपने नोट्स में ही ऐड करती गई, जो मेरे नोट्स बने हुए हैं। और नोट्स में ऐड करते करते केस स्टडीज़ मेरे पास बहुत सारी हो गई। तो फॉर एनी गिवन क्वेश्चन मेरे पास जो एग्जाम्पल्स होते थे वो काफ़ी अच्छे होते थे, जिसकी वजह से भी मार्क्स में इंप्रूवमेंट होता है, स्पेशली इन केस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बिकॉज इट इज़ अ वेरी एप्लीकेशन ओरिएंटेड पेपर। देन थर्डली डायग्राम्स आर एसेंशियल, आर की इन एंथ्रोपोलॉजी। ऑनलाइन आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे डायग्राम्स बने हुए मिल जाएंगे। यू जस्ट हैव टू डाउनलोड एंड प्रैक्टिस देम। अगर आप 50 to 60 डायग्राम्स प्रैक्टिस कर पाएंगे ओवरऑल, तो आप एग्जाम में काफ़ी कंफर्टेबली डायग्राम्स बना पाएंगे। फोर्थली एंथ्रोपोलॉजी में टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हर ऑप्शनल में है, पर एंथ्रोपोलॉजी में मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। लर्न टू अचीव एक कोचिंग क्लास है L2A दिल्ली में, उनके साथ मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। तो उस टेस्ट सीरीज़ से भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। वहाँ पे बाला सर ने मुझे काफ़ी अच्छे से गाइड किया कि आंसर की बिगनिंग कैसे करें, बीच में क्या आना चाहिए या क्या गड़बड़ है स्ट्रक्चर में, एंडिंग कैसे की जाए। तो
उसकी वजह से भी मेरे मार्क्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी ऑप्शनल और इन एनी सब्जेक्ट इज़ द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। मेरे अगर आप मार्क्स देखेंगे तो मेरे पेपर 2 में हमेशा ज़्यादा मार्क्स आते हैं एज़ कम्पेयर टू पेपर 1, एंड पेपर 2 इज़ मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड। उसका रीज़न ये है कि मुझे एंथ्रोपोलॉजी में बहुत जेन्युइन इंटरेस्ट रहा है जब से मैंने इसको लिया है, और इसी की वजह से मैंने फील्ड प्रोजेक्ट्स भी किए हैं एंथ्रोपोलॉजी में। तो आई हैव बीन टू स्लम एरियाज एंड विलेजेस टू कलेक्ट डेटा like anthropologists do, and to see what are the methods we use, what are the concepts we used in anthropology. तो इससे कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग होने से वो पेपर में रिफ्लेक्ट करता है और मार्क्स ज़्यादा आते हैं। ऑल्सो देर आर सर्टन रिपोर्ट्स विच वन हैज़ टू श्योरली रीड इन एंथ्रोपोलॉजी। फर्स्ट इज़ द ट्राइबल रिपोर्ट, एनुअल ट्राइबल रिपोर्ट विच इज़ रिलीज्ड बाय द ट्राइबल मिनिस्ट्री। उसमें आपको बहुत अच्छे डेटा सेट्स मिल जाएंगे ट्राइबल्स पे, हेल्थ, एजुकेशन, न्यू इनिशिएटिव्स एट्सेट्रा। वो आप एक जगह कंपाइल कर लीजिए। सेकेंडली, देयर इज़ अ काका रिपोर्ट, वर्जीनियस काका रिपोर्ट दैट केम आउट अ फ्यू ईयर्स अगो, जो ट्राइबल्स पे है। उसमें आपको इनिशियली एफर्ट लगेगा, पर उसमें इतने अच्छे एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज़ और प्रोसेसेस एक्सप्लेन्ड है कि इट इज़ वर्थ वाइल गोइंग थ्रू इट। एक बार आप टाइम दे दीजिए उसको 4-5 दिन, वेन एवर इट इज़ पॉसिबल, मे बी जस्ट आफ्टर प्रीलिम्स, जब हम थोड़ा टाइम वेस्ट कर देते हैं, उस टाइम को यू कैन यूज़ and go through that particular report. Thirdly, in anthropology न्यूज़पेपर्स में भी बहुत सारी केस स्टडीज़ और एग्जाम्पल्स आते हैं, वो आप मिस मत कीजिए। और आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं राज्यसभा टीवी। राज्यसभा टीवी के यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, मैं भी भारत करके एक उनका शो आता है विच शोज़ ट्राइबल लाइफ। उसको मैंने बहुत रिलीजियसली फॉलो किया है। उसमें जैसे हर एक ट्राइब को वो ले लेते हैं, चाहे वो PVTG हो या नॉन PVTG ट्राइब हो। बिरहोर को जैसे उन्होंने लिया है, बिरहोर ट्राइब की क्या समस्याएं हैं, अगर आप उसको रीड करेंगे नॉर्मली तो शायद आपको याद ना रहे कि किस टाइप की क्या प्रॉब्लम है, बट जिस तरह से वो आपको दिखाते हैं वीडियो में, आपको डेफिनेटली याद रह जाता है कि बिरहोर ट्राइब मेक रोप्स, लेकिन दे आर नॉट एबल टू सेल द रोप्स बिकॉज दे आर फेसिंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम द मॉडर्न मार्केट। तो ये मैं अब बात कभी नहीं भूलूंगी, बिकॉज मैंने उनको रोप बनाते हुए देखा है उस वीडियो में। तो वो वीडियो मैं भी भारत वाले आप ज़रूर से देखिए, और जिससे आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी ट्राइबल इश्यूज़ पे। थैंक यू सो मच।